बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक ऐसा निमोनिक बताऊंगा जिससे सारे के सारे कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहना। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्सलेंट रिसेसिव, एक्सलेंट डोमिनेंट, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। अब एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कि आपने पेडिग्री को रिकॉग्नाइज करना है। पेडिग्री को उर्दू में कहते हैं शजरा नसब। आई नो कितने को ये पता था। इसको रिकॉग्नाइज करना या इसके क्लिनिकल फीचर्स या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ज़रूर आती है कि कौन सा डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पेडिग्री के डायग्नोज कैसे करना है। पहले तो ये बेसिक प्रिंसिपल देख लेना कि जो सर्कल होता है वो मदर को शो करता है और जो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है वो फादर को शो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बॉक्स या सर्कल ब्लैक हो चुका है, इसका मतलब है डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल या मदर को डिजीज़ है। और अगर ब्लैक नहीं है तो उसका मतलब वो हेल्दी है। और अगर सेंटर में कोई डॉट सा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ये है, ये डॉट क्या शो करता है, ये कैरियर शो करता है। और एक और बात रट्टा मारना कि जब भी ये डॉट आ जाए तो उसका मतलब कैरियर है। और कैरियर का मतलब हम बात कर रहे हैं रिसेसिव की, बात करेंगे रिसेसिव की, क्योंकि जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसी में ही कैरियर का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्सीडेंट रिसेसिव है, उसके अंदर कैरियर का कॉन्सेप्ट आएगा। और फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से। सबसे इजी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। सबसे पहले याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम मदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर से डिराइव्ड होता है, ओवम से आता है। दैट इज़ वाई जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होते हैं वो माँ से सारे बच्चों में चले जाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी पेडिग्री देखो जिसमें माँ को डिजीज़ हो और सारे बच्चों में जा रहा है, तो उसका मतलब है दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। वेरी मच ईजी, सबसे ईजी यही है। तो सबसे पहले आपने पेडिग्री में रूल आउट करना है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को, क्योंकि इसमें म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होती है। माँ से सारे बच्चों में जाएगा, लेकिन हमेशा सिर्फ माँ से या फीमेल से ही जाएगा, बाप से कभी भी नहीं ट्रांसमिट करेगा। सब में ही आपको साइंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी। वेरिएबल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो डिजीज़ है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा। किसी में आईक्यू कम करवा दिया, किसी में कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़ करवा दी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की म्यूटेशन की वजह से होता है। हर वो डिजीज़ जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र आ रहा है तो इसमें आपने माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में जाना है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज, लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक हो गया। जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होते हैं इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी और लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी आ जाएगा। डिजीजेस को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी और लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी LM। तो ये तो आ गया माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज आपने फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपको ये बता दिया कि अगर कोई कैरियर का कॉन्सेप्ट आ रहा है या स्किप जनरेशन आ रही है, कैरियर या स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपने रिसेसिव डिसऑर्डर की तरफ जाना है। और रिसेसिव डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्सीडेंट रिसेसिव है। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है? इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि अगर मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड है तो फिर वो ऑटोसोमल है, और अगर मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड नहीं है तो वो एक्सीलेंट है। दोबारा बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो एक साइड पे चला गया, माँ से सारे बच्चों में चला गया। आपने फिर ये देखना है कि अगर डिजीज मेल्स और फीमेल को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, दोनों को अफेक्ट कर रहा है और इक्वली अफेक्ट कर रहा है, तो आपने ऑटोसोमल वाली कैटेगरी में जाना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव में कैरियर का कॉन्सेप्ट आएगा, स्किप जनरेशन आएगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो एक्सीडेंट रिसेसिव है और एक्सीडेंट डोमिनेंट है, इन दोनों में मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्ट नहीं होंगे।
बराबर के इफेक्ट नहीं होंगे। अभी डिफ्रेंशिएट करना कि मेल कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर मेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और अगर फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? बाकी मैं और भी पॉइंट्स बताऊंगा बट दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो ये तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स दैट मेल्स और फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड हो गए। ऑटोसोमल डोमिनेंट दैट मीन्स दैट सिंगल म्यूटेंट डोमिनेंट एलील, चाहे वो किसी भी पेरेंट से आए, मेल से आए, फादर से आए, मदर से आए, वो डिजीज करवा देगा। दैट मीन्स कि ये मेल्स और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। दूसरा, इसमें कोई स्किप जनरेशन नहीं होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर स्किप जनरेशन होती है, इसमें स्किप जनरेशन नहीं होगी, सारी जनरेशन इन्वॉल्व होगी, ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई। क्लियर? और वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ होगी। तो यहाँ लिख देते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी। और इसका जो ट्रांसमिशन का रेट है, एक बात रट्टा मारना, इन सब का ट्रांसमिशन का रेट 50% है सिवाय ऑटोसोमल रिसेसिव का जिसका सिर्फ 25% है। लेकिन वो डिपेंड करेगा, आपने पूरी पेडिग्री बनानी है फिर भी, लेकिन रफली ये रूल बता दिया आपको। क्लियर? तो अगर कोई पेरेंट या अगर कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है तो 50% चांस है ट्रांसमिशन का। सही हो गया? क्लियर? और अब ये डिजीज़ होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेगा और हीट्रोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो होमोजाइगस है उसमें सीवियर डिजीज़ हो गए। होमोजाइगस में क्या होगा? सीवियर डिजीज़ होगा, क्योंकि इसमें दोनों एलील्स ही खराब है। और यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वह है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब है कि एक जीन खराब है, उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वेरिएबल एक्सप्रेसिटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिटी का मतलब है कि डिजीज़ है लेकिन डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? ठीक है? अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है, हेट्रोजाइगस पेरेंट है, तो 50% चांस है ट्रांसमिशन का। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होती है? अब एक बात रट्टा मारना कि जो सारे मेजॉरिटी ऑफ द इंजाइम्स डिसऑर्डर, इंजाइम्स वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे तो नहीं कहना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द इंजाइम्स डिसऑर्डर आर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर आपको कोई इंजाइम दिया जाए तो वो मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शन ना हो। और जो एक्सेप्शन आएगी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कवर करवा दूंगा। तो जो इंजाइम्स की डिजीज़ है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इंजाइम्स के डिजीज़ आसान से होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, अमाइनो एसिड के डिसऑर्डर, कार्बोहाइड्रेट वाले डिजीज़। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करते हैं। किसको इन्वॉल्व करते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर? स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इन्वॉल्व करते हैं, बट वन एक्सेप्शन इज देयर एंड विच एक्सेप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। या ऑटोसोमल रिसेसिव है। हमेशा एक्सेप्शंस को याद रखो, बाकी सबको छोड़ दो। सही हो गया? इसके अलावा अगर आपको नहीं फिर भी याद हो रहा तो आप एक निमोनिक रट्टा मार सकते हैं, हैवी डोमिनेंट। क्लियर? हैवी डोमिनेंट। क्लियर? अब हैवी डोमिनेंट वाला, इसमें काफ़ी सारे डिजीज कवर हो जाते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले। फॉर एग्जांपल ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, हैवी डोमिनेंट वगैरह, इसमें से अच्छे खासे कवर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट शुड बी, अच्छा मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर दूँ, हैवी डोमिनेंट वाला जो निमोनिक था उसमें से अगर आप लिखना चाहो अपनी किताब पर तो आप लिख सकते हो। सही है? अगर आपने नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी। ओके। एच से हंटिंगटन डिजीज़ है जिसमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होती है, CAG, एंटीसिपेशन, कोरिया, डिमेंशिया होता है, 30 to 50 ईयर्स में प्रेजेंट करता है। ई से एहलर डेनलोस सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेची स्किन होती है, स्किन स्ट्रेच हो जाती है। ए से एकॉन्ड्रोप्लेजिया, FGFR3 म्यूटेशन होती है, शॉर्ट लिम्स होते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। वी से वॉन विलिबरन डिजीज, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, टाइप 1 टाइप 2 ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। वाई से आप पॉलीसिस्टिक रट्टा मार सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, PKD1 PKD2 म्यूटेशन, बायलैटरल रीनल सिस्ट होती है। क्लियर? हाइपरटेंशन होती है, बैरी एनोरिज्म होता है। एम्स क्लियर? इसके बाद आई थिंक सो हम निमोनिक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हैवी मार्फन, क्योंकि मार्फन एक खुद एक ऑटोसोमल
डोमिनेंट होता है। हैवी मार्फन हेड्स ओस्टियोफाइट्स। वैसे ये एग्जाम्पल मुझे आगे लिखनी चाहिए थी। एम से मार्फन सिंड्रोम, जिसके अंदर फिब्रिलिन 1 की म्यूटेशन, अयोटिक डायसेक्शन, लेंस डिसलोकेशन होती है और टाल स्ट्रेचर होता है। क्लियर। ए से आपका आ जाएगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, पता नहीं ये कैसे मैंने बनाया, लेकिन NF1 जीन की म्यूटेशन होती है, कैफे डॉट स्पोर्ट्स होती है। आर से रेटिनोब्लास्टोमा, एफ से फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, टी से मार्फन। अच्छा, ए को आप छोड़ सकते हो। एन से न्यूलान सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर। एच से आपका हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस। क्लियर। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बस एक मोटे मोटे ये देख लेना। बस ये आप रट्टा मार लेना कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वाले होते हैं वो सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, और जो एंजाइम्स वाले होते हैं वो सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में एटलीस्ट आपको कैरियर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। कैरियर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। अगर माँ और बाप दोनों कैरियर है और दोनों नॉर्मल है तो ट्रांसमिशन का चांस 25% है। 50% कैरियर का चांस है और 25% नॉर्मल वाला चांस होता है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाला आपने रट्टा मार लेना। ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल्स और फीमेल्स इक्वली इफेक्ट होते हैं। स्किप जनरेशन होती है। कैरियर्स एसिम्प्टोमेटिक होती है और इसकी ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं, पेरेंट्स कैरियर या नॉर्मल होते हैं, पेरेंट्स आर नॉर्मल और कैरियर, लेकिन जो बच्चे हैं या सिबलिंग्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि पेरेंट अफेक्ट होते हैं और पेरेंट से बच्चों में डिजीज़ ज़्यादा होता है, और इसमें स्किप जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता होता है। सारे एंजाइम्स वाले डिजीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। ठीक है। ओनली 1 जनरेशन में होते हैं एंड दे आर कॉमनली मोर सीवियर देन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, और ये चाइल्डहुड में प्रेजेंट करते हैं। और एक और बात रट्टा मारना कि जो कज़न मैरिज से जो डिजीज़ जाते हैं वो कौन से जाते हैं, वो ऑटोसोमल रिसेसिव वाले जाते हैं। खास तौर पर आपने थैलासीमिया तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। क्लियर। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है एक्सीलेंट रिसेसिव। एक्सीलेंट रिसेसिव में जो फीमेल होती है वो कैरियर बन जाती होती है, लेकिन वो कैरियर बन जाती है लेकिन अपना एक्स क्रोमोसोम दे देगी तो अपने बेटों में चला जाएगा। तो ये जो एक्सीलेंट रिसेसिव है ये हमेशा फीमेल से मेल में जाता है या फीमेल से फीमेल में भी जा सकता है, लेकिन इसकी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती। वाई? बिकॉज जो मेल होते हैं वो अपना वाई क्रोमोसोम देते हैं टुवर्ड्स द सन्स। तो एक्सीलेंट रिसेसिव में एक्स क्रोमोसोम की म्यूटेशन होती है, मेल्स को इन्फेक्ट करता है। अब मेल्स को अफेक्ट करता है वाई? बिकॉज मेल्स आर हेमी एजाइगस। मेल के पास बेचारों के पास एक ही एक्स होता है, एक एक्स खराब आ गया तो गए वो। क्लियर। फीमेल्स कैरियर बन जाती है या एसिम्प्टोमेटिक होती है ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। अगर फीमेल्स में डिजीज़ करवाना है तो उनको होमोजाइगस होना ज़रूरी है। मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। 50% ट्रांसमिशन होगी अगर फीमेल कैरियर है और मेल्स में चला जाएगा तो 50% होती है। चूँकि ये रिसेसिव है तो इसमें स्किप जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होती है वो मैं बताता हूँ। एक्सीलेंट डोमिनेंट में आ जाती है, ये दोनों पेरेंट से ट्रांसमिट हो गए, मेल से भी होगा और फीमेल से भी होगा क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन रट्टा मारना इसमें भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती, 50% ट्रांसमिशन का चांस होता है। इसकी एग्जांपल्स आपने रट्टा मारनी है। इसकी एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्पोर्ट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिसको बोलते हैं हम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स या एक्सीलेंट हाइपोफॉस्फेटीमिया, जिसमें फॉस्फेट का लेवल्स कम होता है। इनकी एग्जांपल रट्टा मारनी है LM से। सही हो गया। इसकी एग्जांपल रट्टा मारनी है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ठीक हो गया। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो विटामिन डी फॉर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। एंजाइम्स वाले आगे ऑटोसोमल रिसेसिव। एंजाइम्स के अलावा कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ गया तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। व्हाट अबाउट एक्सीलेंट रिसेसिव? अब जो एक्सीलेंट रिसेसिव डिजीज होते हैं उनमें, अच्छा एक बात रट्टा मारना कि ऐसे फीमेल जिनमें टर्नर सिंड्रोम है उनके पास तो एक एक्स होता ही नहीं है, तो उनमें एक्सीलेंट रिसेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
और फीमेल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देती है ड्यू टू हाइपर मिथाइलेशन। तो अगर गलती से इन्होंने नॉर्मल वाला कर दिया तो गई वो, तो ये हो जाएगा। अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उनकी क्या एग्जांपल्स होती है, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, एंड दिस इज़ वेरी हाई यील्ड। ठीक हो गया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एग्जांपल्स आती हैं बिकॉज ये कन्फ्यूजन में डालते होते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए में आ जाएगा कि कुछ एल्पोर्ट सिंड्रोम की वेरिएंट है जो अपने आप को एक्सीलेंट रिसेसिव बताते हैं, लेकिन मैं ये इंक्लूड नहीं कर रहा। बी से क्या बनेगा, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सी से क्या बनेगा, कलर ब्लाइंडनेस। डी से क्या बनेगा, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ई के बाद ई से कुछ इतना खास बनता नहीं है, एफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। इसके बाद एच से बहुत सारे बनते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हंटर सिंड्रोम। एच के बाद आई से कोई खास नहीं बनता, आई जे के एल से क्या बन जाएगा, लीश निहान सिंड्रोम। ठीक है। एम से क्या बन जाएगा आपका, एम से तो शायद यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, एफ से फैब्री डिजीज़ बन जाएगा, मैंने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बोल दिया। ठीक है। एम से इतना खास बनता नहीं है, एन से भी इतना खास बनता नहीं है। ओ से आपका ओर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी और ओकुलर एल्बिनिज्म, और डब्ल्यू से विस्कोट एल्ड्रेस सिंड्रोम। तो ये सारे मीमोनिक्स थे। अजान हो रही है, मिलते हैं बाद में।